इसके अंदर जो पहला यूनिट है, देखिए टोटल 4 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर। पब्लिक फाइनेंस, इसके अंदर दोस्तों टोटल 4 यूनिट है। ध्यान दो प्लीज, आज का पोर्शन तो बहुत सिंपल है, एकदम चिल्लर है। क्वेश्चन भी कभी काल आता है एग्जाम से, कभी काल नहीं भी आता, लेकिन आगे के इसमें से क्वेश्चन आता ही है और एकदम नई चीज है आप लोगों के लिए और समझने वाली बात है। ठीक है, पहले ये चीज समझ लो, पब्लिक फाइनेंस ये जो चैप्टर है 4 यूनिट पे बाइफर्केटेड है। 4 यूनिट्स दिए हुए, टोटल फिस्कल फंक्शंस एंड ओवरव्यू, सेकंड इज मार्केट फेलियर, थर्ड इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर, एंड फोर्थ इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल यानी फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता हमारे यहाँ? गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब करेंसी से रिलेटेड जितनी पॉलिसी हो गई वो रिजर्व बैंक बनाएगा, और फाइनेंशियल डिसीजन जो है फिस्कल पॉलिसी, बजट वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। अब ये जो गवर्नमेंट बजट बनाती है ये चीज़ अलग है, हमको दोनों पढ़ना है। हमारे को इस चैप्टर के अंदर तो फिस्कल के बारे में पढ़ना है, और इसके आगे जो चैप्टर है मनी मार्केट नाम का, उसके अंदर हमको ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, उसकी बात तो हम तब करेंगे। अब ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था। आपका जो सिलेबस है 2 + 4 + 3 + 5। ठीक है, पहले चैप्टर में 2 यूनिट थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस चैप्टर में 4 यूनिट है, आने वाले चैप्टर में 3 है, और उसके बाद वाले चैप्टर में 5 है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इस चैप्टर के 4 यूनिट्स में से आज पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, फिस्कल फंक्शन एंड ओवरव्यू। सिर्फ ओवरव्यू है, इसके अंदर कुछ भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। मेन इसके अंदर चीज है चल रहा, चलिए 3 चैप्टर में, 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। पहला अलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट अगर इंप्लीमेंट करे तो ये 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है। अलोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ, पहली बार डिस्ट्रीब्यूट करना। और फिर लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना। और स्टेबलाइजेशन मतलब मेंटेन करना, सबको बराबर मिल गया इसका मतलब। ठीक, 8 नवंबर 2016 को कुछ तो भी हुआ था हमारे कंट्री में, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या ये भी एक फाइनेंशियल मैटर था? जो फाइनेंशियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने नोट बंद किए थे, कुछ तो भी कारण से किए थे, XYZ में बी द रीजन। तो इसके अंदर अगर मैं वो एक पॉलिसी आपके ऊपर डालता हूं, मैं वो पॉलिसी आपको बताता हूं, तो उस पॉलिसी को क्या ये 3 पार्ट में आप बांट सकते हो? उस पॉलिसी को, वो जो नोटबंदी आई थी, डीमोनेटाइजेशन, उसको आप ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी देर के लिए मान भी लेते 3 पार्ट किया, तो अलोकेशन में क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, और स्टेबलाइजेशन में क्या आएगा आपके हिसाब से? सोचो, अलोकेशन में क्या आएगा? सबसे पहले तो नए नोट बैंकों में जाके जमा होने पड़ेंगे, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने 8 तारीख को अनाउंस किया था और 9 तारीख को बैंक बंद डिक्लेयर किया था। 9 तारीख को सारी बैंकें बंद थी, मालूम है आपको, लेकिन बैंक वाले कर्मचारी आए थे, वो लोग अंदर ही अंदर कुछ तो भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो नोट आ रहे होंगे, उसको भाई कल पब्लिक की भीड़ आने वाली है तो उसलिए पहले से तैयारी करो, बराबर। चलो, और क्या क्या किया अलोकेशन? बस इतना ही किया, नोट जमा किया। और क्या बोला आपको? नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूट तो बाद में आते हैं, पहले अलोकेशन की बात करो मेरे साथ। हाँ, डिनोमिनेशन नहीं, कितने करेंसी आप एक्सचेंज करा सकते हो ये आपको बताया। कितना था स्टार्टिंग में? 2 का बाद में 4 किया, याद है क्या? कि पहले 4 था बाद में 2 किया? नहीं, पहले 4 था शायद, बाद में 2 किया। हाँ, और कितना भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हो, ओल्ड करेंसी, ये भी आपको बोला था। और क्या क्या बोला था? बस इतना ही।
50 दिन का टाइम दिया था, ये सब कहानी हुई थी कि नहीं हुई थी? 50 31 क्या क्या बोला था अलोकेशन में? अलोकेशन में आप नोट बैंक से एक्सचेंज कर सकते हो, नए 2000 और 500 के नोट आपको मिल जाएंगे। एक आदमी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको, आपका आधार कार्ड की जेरोक्स साथ में देनी पड़ेगी, तब आपको आपके नोट्स एक्सचेंज करके मिलेंगे और आप कोई भी बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हो। प्लस आपको ये भी बोला था आप अपना पैसा अपने अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हो, उसके बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हो। और आपको ये भी बोला था आपके पास 50 दिन का टाइम है। ये सब बोला था कि नहीं बोला था? और आरटीजीएस कितने भी अमाउंट का कर सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उस पर कोई रोक नहीं लगी थी, वो कितना भी कर सकते। ये सब क्या थे? नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन के अलोकेशन फंक्शन, कि भैया ये जो हमको सिचुएशन आई है, यानी गवर्नमेंट को ये जो चीज इंप्लीमेंट करनी है, इसको कैसे अलोकेट करेंगे रिसोर्सेस को। कर दिया अलोकेट। इसके बाद क्या ये अलोकेशन पहले ही दिन सही बैठ गया क्या? या कोई भी केस में, कोई भी पॉलिसी में अलोकेशन पहले दिन सही बैठ जाता है क्या? नहीं। तो वो अलोकेशन को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अलोकेशन यानी हम पहली बार डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, सबको सब वर्क अलोकेट कर चुके। अगर हमको फिर से जो गलती है उसको सुधारना है, तो हमको 10-15 दिन बाद पता चल गई गवर्नमेंट को कि भैया ये गलती हुई है, तो उन्होंने क्या किया? रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या क्या गलतियां पता चल गई गवर्नमेंट को? सबसे पहला, नोट की शॉर्टेजेस होने लग गई, तो 4 के बदले 2 कर दिया। और क्या हुआ? लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट किए विड्रॉल करने लग गए बहुत सारा, तो विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक हफ्ते में 7,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, याद है? फिर 7 को बढ़ा के 24,000 किया गया, फिर ऐसे बढ़ा के लिमिट हटाई गई। और क्या किया रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए और क्या क्या किया? इनकम टैक्स एक्ट में 2, फाइनेंस एक्ट 2016, अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट नंबर 2, एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुई। आपको मालूम है अगर आप सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाते हो और सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो फ्लैट कितने % टैक्स लगता है? 30 की 60? पक्का? और अच्छे से सोच लो। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है 30% तो है, लेकिन अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, और अगर आपका केस स्क्रूटनी में आता है और आप सोर्स नहीं बता पाते हो, तो फ्लैट 30% लगता है, 60 लगता है। नहीं, इनकम टैक्स में है नहीं क्या ये चीज? अभी होंगी ना यार, ऐसा मत बोलो यार। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना था, बराबर है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी यही एक्ट थी। उसके 4 महीने पहले एक आईडीएस नाम की स्कीम आई थी, सुना आप लोगों ने? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में 2016 पढ़ा है? आप लोगों के सिलेबस में है? नहीं है, फाइनल लेवल पे है। आईडीएस 2016 के अंदर ये गवर्नमेंट ने बोला था कि आपके पास जो भी ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए, वी विल चार्ज फ्लैट 45% टैक्स, मतलब 30 तो वैसे भी आपको देना था, 15% हम और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, आपको पूछेंगे भी नहीं ये कहां से आया सोर्स, आप चुपचाप बता दीजिए। प्लस अगर आपके पास अभी टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, तो हम आपकी इंस्टॉलमेंट भी बांध देंगे विदाउट इंटरेस्ट। इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी थी, बराबर है। तो कुछ लोगों को ईमानदारी आ गई होंगी, तो उन्होंने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में कितने रुपए टैक्स देके टैक्स अपनी मनी वाइट कर ली, 45% देके। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डीमोनेटाइजेशन के टाइम लोगों ने बैंक में पैसे 2.5 लाख रुपए हर आदमी अकाउंट में डालते गया। अब ये 2.5 लाख रुपए का सोर्स एक्सप्लेन करना है, क्या कर पाएंगे क्या ये लोग? जिन्होंने जितने भी डाले, किसी ने 10 लाख डाले होंगे, 20 लाख डाले होंगे, सोर्स ऑफ इनकम कैसे एक्सप्लेन करोगे? कई बार तो तकलीफ हो सकती है ना, सोर्स अचानक भैया इतनी इनकम कैसे आ गई? तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो गवर्नमेंट कितना ले लेंगी आपसे? फिर पहले रूल था फ्लैट 30% ले लेंगी, तो भी लोग खुश थे। खुश इसीलिए कि भैया अगर हम आईडीएस में जाते तो हमारा कितना जाता, 45, और अभी हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लेगा असेसिंग ऑफिसर, 30% फ्लैट लगा देगा। और क्या ले लेगा? इंटरेस्ट तो ले नहीं सकता क्योंकि मैंने टैक्स पहले ही भर दिया। पेनल्टी कंसीलमेंट की लग नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद होके बताया है ना। कंसीलमेंट पेनल्टी समझता है, 100 to 300%। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, अगर आपने छुपाया और उसने निकाला तो पेनल्टी लगती है 100 to 300%। लेकिन अगर आपने ही खुद होके बता दिया तो छुपाया थोड़ी आपने, तो कंसीलमेंट की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो ये गलत हो रहा कि नहीं हो रहा? जिसने बेचारे ने 45% ईमानदारी से भरा था, तो 15 दिन बाद गवर्नमेंट जागी, अरे ये तो गलत हो रहा है,
तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट नंबर 2 अमेंडमेंट एक्ट पास किया कि अगर आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्लैट 60% से टैक्स हो जाएगा। लोगों ने और दिमाग लगाया, लोगों ने क्या किया पता है? रिवीजन ऑफ रिटर्न समझता है, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपन, ठीक है। लोगों ने लास्ट ईयर के रिटर्न रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। भाई ये अमेंडमेंट आपने कब से लाया? फाइनेंस एक्ट 16 से, ठीक है। हम एक काम करते हैं, उसके पिछले साल का रिटर्न रिवाइज करते थे, असेसमेंट ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 15-16, उसके रिटर्न रिवाइज किए। कर सकते रिटर्न रिवाइज, यस, 31 मार्च तक का टाइम था। रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं मतलब इनकम बढ़ा रहे थे उसके, कि भैया हमारे घर में पड़ी थी, हमको पता ही नहीं था, तो हम पिछले साल की इनकम है ये हमारी, हम लेना भूल गए। अब पिछले साल का रिटर्न रिवाइज करेगा और ये रूल तो ये साल से आया है 60% का, तो कितने परसेंट से टैक्स कर सकता है असेसिंग ऑफिसर? 30 से ही कर सकता है, लास्ट ईयर तो रूल 30 था। फिर धनाधन रिटर्न रिवाइज होना स्टार्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट जागी 30 दिन बाद, अरे इतने रिटर्न रिवाइज क्यों हो रहे हैं? तब उनको पता चला कि लोगों ने और दिमाग लगाया। तब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। वो नोटिफिकेशन में लिखा गया कि जितने भी लोग रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं वो सबके रिटर्न हम स्क्रूटनाइज करेंगे पर्सनली, यानी जितने भी रिटर्न रिवाइज हो रहे हैं सबको स्क्रूटनी में लाएंगे। सेक्शन 143(2) के हिसाब से सबको नोटिस जाएगा। अब सबको नोटिस जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि ये इनकम पिछले साल की है। अगर पिछले साल की है नहीं प्रूफ कर पाया तो क्या होगा? इस साल की है ये मान लेंगे, और इस साल की मानेंगे तो फ्लैट कितना लग जाएगा? 60%। तो ये भी पॉलिसी में चेंज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? गवर्नमेंट को एक्ट बदलनी पड़ी कि नहीं बदलनी पड़ी? ये भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। चलो ये तो हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइज मतलब सब कुछ जैसा पहले था वैसा के वैसा लाना पड़ेगा, तो इसको टाइम लगा। स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या करा होगा आपके हिसाब से? दिन रात करेंसी प्रिंटिंग स्टार्ट रखी होंगी, करेंसी सप्लाई कम नहीं होने देंगे, ये सब। और क्या क्या रखा? डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन पे उस समय के लिए चार्जेस खत्म कर दिए थे गवर्नमेंट ने। और जितनी पॉज मशीन, जो स्वैपिंग मशीन रहती है, ये सब कार्ड्स है, इसके ऊपर बोला था जो जो कार्ड होल्डर है उनको कार्ड फटाफट, मतलब जो नए कार्ड लेने आ रहे हैं उनको कार्ड इशू करो, जो पॉज टर्मिनल लगाने के लिए बिजनेसमैन आ रहे हैं उनको फटाफट पॉज टर्मिनल इशू किए जाए, ठीक है, उसके अबंडेंट और फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज। तो इससे क्या होगा? डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती जाएंगी। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पे तो कोई रोक थी ही नहीं ना, ठीक है। और भी बहुत कुछ किया गवर्नमेंट ने स्टेबलाइजेशन के लिए। पहले तो आपके विड्रॉल लिमिट कम कर दी। विड्रॉल लिमिट कम मतलब नए नोट बैंक को कम देना पड़ेगा, तो बैंक के पास स्टॉक ज्यादा रहेगा। विड्रॉल लिमिट आपकी 7,000 थी हफ्ते की, फिर उसको बढ़ा के 24,000 करी, और उसके बाद उस पर से रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया जब पूरी इकोनॉमी स्टेबल हो गई। तो कोई भी पॉलिसी हम लगाते हैं, अलोकेशन फंक्शन रहता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मतलब फिर से उसको समीक्षा करनी पड़ती है कि भैया ये सही जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि अपनी पढ़ाई सही जा रही कि गलत जा रही? टेस्ट देके। डायरेक्ट एग्जाम में टेस्ट देना प्रीफर करोगे कि उसके पहले ही एक बार ट्रायल कर लोगे, कि एग्जाम में ट्रायल करोगे सीधा? एग्जाम में ट्रायल करने की हिम्मत कर सकते क्या? नहीं सर, एक बार जरा घर पे तो देख ले कि अपन ने जो पढ़ा अपने को बराबर हम अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और टेस्ट लेंगे, टेस्ट के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए दैट मीन्स कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट के रिजल्ट बराबर नहीं आए, आप पास नहीं हुए, वॉट एवर मे बी द रीजन, तो आप क्या करोगे? पढ़ाई बढ़ाओगे कि कम करोगे? बढ़ाएंगे। तो मतलब बढ़ाना मतलब क्या? रीडिस्ट्रीब्यूट करना। या कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और कोई सब्जेक्ट में बहुत कम है, तो जिस सब्जेक्ट में कम है उस पर आप ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट करोगे। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और पूरा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में अगर आप पास हो जाते हो, मतलब आपने स्टेबलाइज कर लिया, हाँ भैया अब हम एग्जाम के लिए तैयार। समझ आई बात? कोई भी पॉलिसी हो, कैसी भी हो गवर्नमेंट की, कोई भी फिस्कल पॉलिसी हो, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, अलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन दिया, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। We have experienced in our day-to-day life that though government at various level impose many rules and regulation in the economy, some matters still go unregulated. Similarly, most of the goods and services that we consume are provided to us by private sector, but certain goods and services are provided exclusively by government. क्यों provide करती government कुछ goods and services? कौन से goods services जो government provide करती है? रेल सर्विस, डिफेंस, और अच्छा क्यों करती है? चलो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर ये चीजें दे दी तो वो अनरेगुलेटेड हो जाएगा और वो मनचाहा प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तो जो लोगों को मिलना चाहिए
कम रेट में वो लोगों को नहीं मिलेगा और पूरा डी कंट्रोल हो जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया जाता। लिखा है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन वी बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड अकम्प्लिश सम एक्टिविटीज एंड शुड नॉट डू अदर्स। हम खुद भी नहीं चाहेंगे रेलवे कोई और चलाए, हम खुद कितनी भी सर्विस बेकार रहे, लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं यार गवर्नमेंट ही चलाए तो ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट वालों को ये दे दिया गया तो फेयर, जैसे एयरलाइंस में डायनामिक फेयर चलता है मालूम है, अभी तो रेलवे में भी थोड़ा डायनामिक फेयर डालने की कोशिश कर रहा है ये हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। थोड़ा डायनामिक फेयर मतलब समझता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से फेयर को चेंज करना। एयरलाइंस में फेयर कैसे चेंज होता, स्टार्टिंग में कम रहता फिर अचानक बढ़ते जाता, वैसे ही रेलवे में करने वाले हैं लोग। कुछ कुछ ट्रेन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे डेट नजदीक आती है, अगर रेलवे बुकिंग हैवी है, वेटिंग ज्यादा है, फेयर बढ़ा दो। तो रश वाले टाइम पे फेयर बढ़ा देते हैं और जब रश नहीं रहता फेयर नॉर्मल चलने देते। एयरलाइन वाले तो कम से कम बेचारे बढ़ाते और कम भी करते हैं, ये कम नहीं कर रहे, उतना ही रखेंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, भले ही सीटें खाली चले जाए। ठीक है, चलिए। The purpose of this lesson is to examine the economic functions of the government and to understand why government should invariably perform them. Simple chapter है, pure theoretical chapter है, इसमें कोई problems नहीं है। ठीक है। The role of government in economic system, बहुत सारे रोल है गवर्नमेंट के। First of all, in a country, an economic system should exist to answer the basic question such as what, how, and for whom to produce and how much resources should be set apart to ensure growth of productive capacity. अब इकोनॉमिक सिस्टम में दो लोगों के डिसीजन के थ्रू रिसोर्स अलोकेशन होता है, एक तो मार्केट, एक गवर्नमेंट। द इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू विच द डिसीजंस ऑफ रिसोर्स अलोकेशन मे बी मेड आर मार्केट एंड गवर्नमेंट। और मिक्स सिस्टम क्या होता है, हमारे कंट्री में मिक्स्ड है कि सब कुछ मार्केट के हाथ में है? हमारे कंट्री में मिक्स सिस्टम है। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ कुछ कहना चाहते हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग एरियाज विच द मार्केट मे फेल टू प्रोड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। देखिए, प्राइवेट वाले किसी भी सेक्टर में तब इंटरफेयर करेंगे जब वहां प्रॉफिट दिखे। इंडियन एयरलाइंस का ऑक्शन हुआ था, इंडियन एयर इंडिया का ऑक्शन कर रही थी गवर्नमेंट। एयर इंडिया इज रनिंग इनटू लॉसेस, एक भी आदमी ने वो एयरलाइन नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लॉसेस में। और प्राइवेट सेक्टर कब किसी चीज में हाथ डालेगा, जब उसको प्रॉफिट दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो वैसे ही ये कहते हैं कि मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर कई चीजें हमको दे नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए काम करना पड़ता है। तो वो सेक्टर्स है नेशनल डिफेंस यानी हमारा रक्षा, Establishment and maintenance of highly beneficial public institution, प्रेसिडेंसी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, पुलिस, ये सब प्राइवेट के हाथ में दे सकते क्या? नहीं दे सकते। मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस, हालांकि प्राइवेट वाले जस्टिस शायद ज़्यादा अच्छे से दिला देंगे, लेकिन जस्टिस मिलता है क्या आजकल? और पब्लिक वर्क्स मतलब रोड बनाना, ब्रिज बनाना, प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। क्या प्राइवेट के हाथ में दे देंगे क्या तुम ही डिसाइड करो किसको कॉन्ट्रैक्ट देना, सब तुम ही करो? नहीं, पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट अलग है। तो ठीक है, एक ये वी कैन से दैट गवर्नमेंट इंटेंशनली विल इनवेरिएबली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इन द पॉजिटिव वे। रिचर्ड मुस्ग्रेव नाम का एक क्लासिकल ट्रीटीज करके इसने एक थियरी दी, थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस 1959 में। इसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट के 3 ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी बताई, मतलब गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेंगी। एक है अलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, और कैसे गवर्नमेंट ये काम करेंगी, ये चैप्टर में हमको यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क का, मैक्स टू मैक्स। ये यूनिट से आया तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा। प्योर थ्योरेटिकल है, एक बार समझ लिया तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी आसानी से लिख सकते हो और मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की हुई है, पूरा पॉइंट फॉर्मेट में मैंने बना के दिया हुआ है। अलोकेशन मतलब क्या होता है? एम्स टू करेक्ट द सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। कुछ तकलीफ है इसीलिए हम कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाते, नहीं तो हम काहे को बनाते? कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाते। हमारा एम क्या है? जो भी इनएफिशिएंसी है उसको करेक्ट करना, मतलब एफिशिएंसी फोकस दे है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। हमारे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो गवर्नमेंट दिन रात वर्क करती है कि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल और फेयर हो, तो इसके लिए वो रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलॉट करती है। तो इसके अंदर आ गया फेयरनेस फोकस।
और थर्ड जो है स्टेबिलाईजेशन, इसके अंदर मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, एंश्योरिंग द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। बहुत सारी प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन, करेंसी पॉलिसी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है जो स्टेबिलाईज करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। इंटरेस्ट रेट हो गए, करेंसी एक्सचेंज रेट हो गए, ये सबको मेंटेन करके रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन काम का नहीं है, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फोकस। अब ये तीन चीज हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, सो मत, ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान यानी अब है सिंपल, पढ़ना ही है और समझ जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। रिसोर्स अलोकेशन, resource allocation refers to the way in which available factors of production are allocated among various users to which they might be put। बराबर कैसे factors of production को allot करना। One of the most important functions of economic system is optimal and efficient allocation of scarce resource so that the available resource are put to their best use and no wastage are there। बराबर समझ आया कि नहीं आया? सिंपल लैंग्वेज है, मतलब हम लोग जो भी रिसोर्स है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करो कि भैया हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। इन प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स अलोकेशन डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन मार्केट एंड प्राइस डिपेंड्स ऑन कस्टमर सोवरेनिटी एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव। सही बात है, प्राइवेट सेक्टर तो यही देखेगा डिमांड ज्यादा कि सप्लाई ज्यादा, यस और नो। डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई कम है तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट बढ़ाएगा, सॉरी प्राइस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। और किसी प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट इंटेंशन ज्यादा हो, किसी प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट कम हो, यस और नो। प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन जिसका ज्यादा रहेगा उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होंगे, जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा ही करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती है क्या? नहीं। गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट अलोकेशन डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंटल बजटिंग। गवर्नमेंट को मान लीजिए डिफेंस के अंदर बजट बढ़ाना है तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स बढ़ाती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ाती, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए टैक्सेशन बढ़ाना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की इनकम है क्या आखिर? मेन सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्सेस, तो उसी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो फुलफिल हो सके। इन रियल वर्ल्ड रिसोर्स अलोकेशन इज बोथ मार्केट डिटरमाइंड एंड गवर्नमेंट डिटरमाइंड। मार्केट डिटरमाइंड यानी वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई, गवर्नमेंट डिटरमाइंड यानी वो गवर्नमेंट जो करती है। Efficient allocation of resources is assumed to take place only in perfect competitive market। perfect competitive market मतलब बराबर बहुत सारे बायर्स भी है और बहुत सारे सेलर्स भी है। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का अपोजिट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में कभी भी रिसोर्स अलोकेशन प्रॉपरली हो पाएगा क्या? नहीं होगा। जिसके पास पैसे रहेंगे वो ले लेगा, जिसके पास पैसे नहीं रहेंगे उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इन रियलिटी मार्केट्स आर नेवर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। क्या मार्केट हमेशा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव रहते क्या? नहीं, कभी ना कभी शॉर्टेज क्रिएट होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, मोनोपोली भी दी जाती है किसी किसी काम की। हम भले ही बोलते हैं मोनोपोली गलत है, लेकिन आज भी कई सेक्टर्स में मोनोपोली है कि नहीं है प्राइवेट सेक्टर के। जैसे प्लास्टिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज की मोनोपोली है, जो प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो अगर आपको प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करना है वो ग्रेन्यूल्स है तो एक ही कंपनी है पूरे इंडिया में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपको उससे लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है वो मन चाहे रेट कम ज़्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कई कई सेक्टर में गवर्नमेंट मजबूर है मोनोपोली देना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मार्केट फेलियर बिकॉज ऑफ विच रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली अलोकेटेड। पहला, imperfect competition, and देखिए अभी आपको बताया था imperfect competition and presence of monopoly power leads to under production and higher prices of goods, hence reducing consumer welfare। monopoly वाले यही करते हैं, अंडर प्रोडक्शन करो ताकि जबरदस्ती की शॉर्टेज क्रिएट हो के प्राइस बढ़ा दो। प्राइस क्यों बढ़ाते? प्रॉफिट इंटेंशन। सेकेंड, market typically fail to provide such goods which are consumed in common by all the people। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? ऐसे गुड्स जो कॉमन पीपल या हर आदमी रोज कंज्यूम करता है और वो मार्केट्स यानी गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड, नहीं दे पा रही। हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन, क्या गवर्नमेंट दे पा रही है प्रॉपर तरीके से? मेडिकल कॉलेज में कभी जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओगे क्या आप? कहाँ जाते हैं हम लोग? प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों जाते हैं? ताकि ट्रीटमेंट बराबर हो जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कितने पैसे लेते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट में वही काम कितने में होता? जो काम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 रुपए में होता है वही काम प्राइवेट हॉस्पिटल में 2000 में होता है।
बराबर है, इतना डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज गवर्नमेंट मार्केट्स टिपिकली फेल टू प्रोवाइड इस टाइप के गुड्स, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, आपके एजुकेशन है, ये क्यों नहीं दे पा रहे, या सॉरी ये लोग बराबर नहीं दे पा रहे, इसीलिए प्राइवेट वाले मनचाही फीस वसूल रहे हैं। आई बात समझ में? फैक्टर इमोबिलिटी विच कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी। फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैन मटेरियल ये सब रहते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं। आपको मालूम होगा वेस्ट बंगाल में लेबर बहुत है, लेकिन अगर आप यही नागपुर दिल्ली इस साइड आ जाओ तो लेबर की शॉर्टेजेस है, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर कोई चीज़ आप लेबर की चार्जेस आप 100 रुपये दे रहे हो, तो अगर आप नागपुर में कराओगे वही काम तो आपको 400-500 रुपये देने पड़ेंगे। रीजन इज लेबर शॉर्टेज। तो लेबर जो है वहां पे ज्यादा है, यहाँ कम है। अब वहां से यहाँ पे मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आना, तो ये लेबर लोग आना नहीं चाहते। फैक्टर इमोबिलिटी के कारण ये प्रॉब्लम कई बार क्रिएट होती है। तो कई जगह तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा लेबर है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, बांग्लादेश वगैरह में या आपके इसमें क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में। अब दो तरह के कंट्री रहते हैं पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो, एक रहते हैं लेबर अबंडेंट कंट्री और एक रहते हैं कैपिटल अबंडेंट कंट्री। कैपिटल अबंडेंट कंट्री मतलब पैसा बहुत है लेकिन लेबर की कमी है, और लेबर अबंडेंट मतलब पैसा नहीं है लेकिन इतनी पॉपुलेशन है कि लेबर बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश इज द लेबर अबंडेंट कंट्री बट कैपिटल कुछ भी नहीं है, और यूएसए कैपिटल ही कैपिटल है बट काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर तो है ही नहीं उनके पास, सब पढ़े लिखे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो फैक्टर इमोबिलिटी, अब वहां से लोग वहां जाके रहते नहीं, तो फैक्टर इमोबाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और यहाँ पे शॉर्टेजेस क्रिएट होंगी। यस और नो? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कई बार हमको इंफॉर्मेशन ही गलत मिल जाती है, डेटा गलत मिल जाता है, तो उस कारण से भी अलोकेशन में गड़बड़ हो जाती है। भैया मुझे पता चलता है, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने एक उज्ज्वला स्कीम लेके आई है, एलपीजी सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड कर रहा, और गवर्नमेंट ने 5 घर सिलेक्ट किए कि ये 5 घरों को भी उज्ज्वला स्कीम देनी है। वो घर के इनकी स्कीम का रूल ये है कि जिस घर के अंदर सिलेंडर ऑलरेडी नहीं है, मतलब वो लकड़ी से खाना बना रहे हैं, उन्हीं घर में हमको एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करना है। अब मान लीजिए मेरे घर पे आते हैं, मेरे एलपीजी सिलेंडर है, मैं क्या करता हूँ उसको छुपा देता हूँ और आके क्या बोलता हूँ, नहीं मेरे यहाँ तो नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा सब उनको बोलता हूँ। तो वो क्या करते हैं, मुझे एक सिलेंडर दे देते हैं। ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी मैंने कि इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन दी? इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन देने के कारण जो वो सिलेंडर किसी और आदमी के काम आना चाहिए था वो जबरदस्ती मुझे मिल गया, मुझे उसकी जरूरत थी। अलोकेशन बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे तो अलोकेट ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे अलोकेट हुआ। तो हमारे कंट्री में कई लोग ऐसे रहते जो बीपीएल कार्ड बना लेते हैं, भले ही बीपीएल नहीं रहते। अब बीपीएल कार्ड के बाद फैसिलिटीज मिलती है, 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, राशन शॉप्स रहते कि नहीं रहते? बीपीएल कार्ड दिखाओ आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन रियल में उनको मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सुना होगा आप लोगों ने? अरे हाँ कि ना? तो बोलो ना। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एंड एग्रीकल्चर इनकम कौन दिखा सकता है अपने रिटर्न में? फार्मर, ऑब्वियसली फार्मर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्मर इन आवर कंट्री? The one who do farming, the one who owns an agriculture land is the farmer. Simple. जिसके पास वो 7/12 रहता ना खेती का, वो है मतलब वो फार्मर है। अब मेरे पास भी खेती है, सही में 2 एकड़ खेती है मेरे नाम से, तो आई एम ए फार्मर? क्या मैं फार्मर हूँ? नहीं, मैं फार्मर नहीं हूँ। लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, तो सूखा पड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स के लिए पैकेज अनाउंस करती है और मदद दी जाती है कि चलो भाई पर एकड़ हम 8,000 रुपए की मदद दे रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट अकाउंट्स में ये डायरेक्टली आजकल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, मतलब ऑनलाइन से डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फार्मर्स को अपना अपना अकाउंट नंबर, वो गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपना अपना अकाउंट नंबर हमारे पास लिखवा दो। तो मेरा भी अकाउंट नंबर दिया हुआ था, बहुत पहले ही दिया हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे अकाउंट में 17,000 रुपये डाल दिए। सही में आए मेरे अकाउंट में 17। काय के लिए आए? भैया सूखा पड़ गया, हमारी तरफ से मदद ले लो। काय की मदद? जिस फार्मर को जरूरत है उसको तो मिलता नहीं, और मेरे जैसे आदमी को मिल गया। चलो मेरे पास तो 2 ही एकड़ है, जिस पॉलिटिशियंस के पास 100-100 एकड़ 200-200 एकड़ रहती है, ज्यादातर पॉलिटिशियंस के पास एग्रीकल्चर लैंड है, यस और नो, तो उनके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? जिसके पास खेती, मतलब वो किसान। सिंपल। तो ये अलोकेशन बराबर हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। भैया आप खेती नहीं कर रहे, उल्टा जाके देखना चाहिए जिस लैंड पे खेती हो रही है
उसके उसको देना चाहिए, उसके ओनर को। जो लैंड खाली पड़ा है उसके ओनर को नहीं मिलना चाहिए। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और तो और एग्रीकल्चर इनकम लोग दिखाते हैं पॉलिटिशियंस, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ टोटल एग्जाम फ्रॉम टैक्स। वहां किसी ने खेती भी नहीं किया। इस बार के जो रिटर्न आया इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें गवर्नमेंट ने एक सवाल पूछा है, जो भी एग्रीकल्चर इनकम आप दिखा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए आपकी कितनी खेती है, कहाँ पे है, क्या उसका वो डॉक्यूमेंट नंबर है, और ये सब डाल उसमें लिखना पड़ेगा, रिटर्न में आपको देना पड़ेगा। अब मतलब गवर्नमेंट चाहे तो आपकी खेती जाके देख सकती है, हाँ भैया खेती कर रहा कि नहीं कर रहा सच्ची में। वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा ना उनको कि ये खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आदमी एग्रीकल्चर इनकम दिखाता है उसको अब ये सब भी डालना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन इस सब चीज को होने को टाइम लगेगा। समझ में आया? और एक चीज ये तो आपको मालूम है अलोकेशन क्यों करना पड़ता है, इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारे यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवेन करना चाहिए अलोकेशन में? करना चाहिए, गवर्नमेंट ने अलोकेशन में इंटरवीन करना चाहिए कि प्राइवेट के हाथ में दे देना चाहिए, जाओ तुमको जो करना है करो? करना चाहिए ना। क्यों करना चाहिए, यही तो पूछ रहा हूं। पहला, सर प्रॉपरली अलोकेशन होना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए। यस और नो? और कुछ इससे क्या होता? सोशल वेलफेयर होता, सोशल वेलफेयर होता। और कई बार शॉर्टेजेस क्रिएट होती है, आपको मालूम होगा ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग। होर्डिंग यानी जमाखोरी, लोग जबरदस्ती स्टॉक जमा कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बीच में दाल का प्राइस 150 तक पहुंच गया था लोगों ने क्या कर दिए, स्टॉक करके रख दिए, पहले से 60 70 80 रुपए से स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं मतलब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो रही, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। 150 तक प्राइस पहुंचा, गवर्नमेंट को अक्ल आई और गवर्नमेंट ने फिर क्या किया पता है, इंटरवीन किया मार्केट में और स्टॉक लिमिट लगा दी। यानी किसी भी बिजनेसमैन के पास इतने इतने बोरे से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, उसको जब्त करके मार्केट में बेच देंगी। आई बात समझ में? तो अब लोगों को मान लीजिए कि मैंने 3000 टन का स्टॉक रखा है और गवर्नमेंट लिमिट ला देती है 500 टन से ज्यादा नहीं रखना, तो मैं 2500 क्या करूंगा, मैं मार्केट में लाऊंगा बेचूंगा, और मार्केट में अचानक से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएंगी और प्राइसेस वापस कंट्रोल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। It is necessary for government to intervene in the market to bring about improvement in social welfare. Second, in absence of appropriate government intervention, market failure may occur and resources are likely to be misallocated by too much production of certain goods or too little production of other goods. जहाँ shortages create करना है वो कर सकते हैं। Allocation responsibility of government involves suitable corrective actions taken when private market fail to provide the right and desirable combination of goods and services। जब प्राइवेट वाले सही गुड्स और सही सर्विस सही रेट में देना फेल कर जाते हैं तब गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना जरूरी है। अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या फायदा होगा वो तो आपको समझ ही गया होगा। The government can provide us with goods and services that we cannot produce of our own or buy from the price and the market. Example, government provides us services of enforcement of law through court. कोर्ट में अगर आपको डिसीजन को मिलता है और आप जीत जाते हो तो उसको एनफोर्स कौन करेगा, आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस सर्विस कौन दे रहा है आपको, गवर्नमेंट ने पुलिस बनाई है ना, यस और नो? पुलिस सर्विस आपको कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स मतलब जो गुड्स कॉमन पीपल यूज करते हैं और जिसके फायदे हैं। फायदे इन द सेंस जैसे आप समझ लीजिए बेसिक, वो बोलते हैं ना बेसिक नीड्स क्या है आजकल, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सुना होगा, लेकिन इसके साथ दो चीज और ऐड कर दो, हेल्थ केयर सर्विस एंड एजुकेशन सर्विस, ये दोनों भी बेसिक नीड्स हैं। इन गुड्स को बोलते हैं मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स किसने प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना चाहिए। आर ग्रेटली बेनिफिशियल टू सोसाइटी, ऑल्सो फॉल अंडर प्रीव्यू ऑफ प्रोविजन बाय गवर्नमेंट, एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सेट्रा। The resource allocation role of government's fiscal policy focuses on the potential of government to improve economic performance through its expenditure and tax policy. इससे economic performance improve होता है। अब गवर्नमेंट कैसे करेंगी ये सब, डायरेक्टली इंटरवीन करेंगी, इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट में डायरेक्टली प्रोड्यूस द इकोनॉमिक गुड्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेलवे वगैरह एक्सेट्रा, या तो खुद ही बनाना स्टार्ट कर दो। दूसरा, मे इन्फ्लुएंस प्राइवेट अलोकेशन थ्रू इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव्स। आपने सेक्शन 35AD पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव्स, याद है? सेक्शन 35AD आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं क्यों बोल रहे, क्या है उसके अंदर, टैक्स हॉलीडे भूल गए क्या?
क्या आप बात कर रहे हैं, एग्जाम है 3 महीने बाद, टैक्स का पेपर देना है कि नहीं देना है? क्या क्या है उसके अंदर, याद नहीं है? अच्छा, एक 100 बेड हॉस्पिटल के बारे में लिखा था कि हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में आप अगर 100 बेड हॉस्पिटल खोलोगे, उसमें 2 चीज थी, बिजनेस असेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड नॉट असेंशियल फॉर इकोनॉमी। तो जो जो असेंशियल थे उसके अंदर 100% टैक्स हॉलीडे था 5-5 साल के लिए। उसमें 100 बेड हॉस्पिटल था, याद है क्या? नहीं था? क्या पता, चलो जाने दो, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो वो जाने दो सब। अब मेरी एक बात सुन लो, मैं फाइनल में टैक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो सुन लो, सही बोल रहा हूँ, आपको गलत नहीं बोल रहा। 35AD नाम का एक सेक्शन है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। अगेन, अगर कोई आदमी, उसमें एक 100 बेड हॉस्पिटल के बारे में लिया, 100 बेड और मोर, अगर कोई आदमी हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में ऐसा हॉस्पिटल बनाता है तो 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलीडे रहेगा। ये काय के लिए दिया गवर्नमेंट ने इंसेंटिव, काय को फायदा दिया? क्योंकि हॉस्पिटल की कमी है, हेल्थ केयर सर्विसेज बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही हमारी इकोनॉमी में, अलोकेट ही नहीं हो पा रहे रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये टैक्स हॉलीडे दिया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारी चीजें, नक्सलाइट एरिया के अंदर इंडस्ट्री डालना, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके अंदर सेक्शन 80I IB ये सब पढ़े क्या? ये सब सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 6 रिडक्शन में 80I IAB IB IC नहीं होगा, ये सब शायद फाइनल लेवल पे आएगा, चलो जाने दो। ये सब वही है, यानी गढ़चिरौली में फैक्ट्री डालो, नक्सलाइट एरिया के अंदर फैक्ट्री डालो, तो इससे हम क्या करेंगे, आपको 5 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब जो भी रीजन अनडेवलप्ड है वहां पे गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है कि आप वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ करिए। हो गया, टैक्स खत्म हो गया, अभी इधर ध्यान दो वापस। Government may influence private allocation through incentive and disincentives. For example, tax concession and subsidy may be given for production of goods that promote social welfare, and higher taxes may be imposed on goods such as cigarettes and alcohol. Cigarettes और alcohol पे ज्यादा टैक्स लगाते क्यों? ताकि इनका कंजम्पशन कम हो जाए। लेकिन होता क्या? नहीं होता, तो नहीं है। Government may influence allocation through its competitive policy, merger policy, etc. अभी एक रिसेंटली एक मर्जर पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। कितने नेशनलाइज्ड बैंक है कंट्री में? आज कितने थे? 19। अब 19 के बदले कितने हो गए? सुना नहीं, बैंकों का मर्जर हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ एक और 1-2 है, ऐसे 5 स्टेट बैंक को एक स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक और बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों बैंकों का मर्जर हुआ। ऐसे जो अलग अलग बैंक्स थी उनको 5 कर दिया है गवर्नमेंट ने। काय के लिए किया? गवर्नमेंट की इच्छा है ना? नहीं, कुछ तो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक काय का वेलफेयर जी? जो खुद की गलतियां हुई है 5 साल में, जो बैंकों की हालत है उसको छुपाने के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये क्यों करते हैं? ये जो आप मर्जर एक्विजिशन, ये कौन डायरेक्शन दे रहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट कर रही है कि भैया मर्जर करना है। आपको सही में नहीं मालूम बैंकों का मर्जर हो रहा है? सुना तो होगा ना, हाँ न्यूज में आता है, पढ़ा था मैंने, हाँ पढ़ाया होगा, हो सकता है, मुझे याद नहीं है। Government may influence allocation through its competitive policy, merger policy, etc., which will affect the structure of industry and commerce. For example, the Competition Act in India promotes competition and prevents anti-competitive act. Government regulatory activities such as licensing, control, minimum wages, directives on location of industry influence resource allocation. कौन सी regulatory activities government करती है? SEBI is a regulatory authority, IRDAI is a regulatory authority. ये सब regulatory authority क्यों डाला है? ताकि ये business smoothly चलता रहे। Government sets legal and administrative framework, ये कौन बनाता है? ये भी again government बनाती है। Any mixture of intermediate techniques may be adopted by government. काय के लिए कर रहे हैं? Maximizing social welfare is one of the primary and most commonly manifest reason for government intervention in the market. समझ में आया क्या allocation? सिंपल थेरोटिकल है, मतलब इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा समझाने जैसा नहीं है। इसके बाद बात आती है दोस्तों रीडिस्ट्रीब्यूशन की। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? आज हो जाएगा हमारे चैप्टर। कौन सा?
डी का 6, एनी मिक्सचर ऑफ वह, मतलब ये जो ऊपर 5 चीजें दी हुई है ना, इनका कोई भी मिक्सचर भी ले सकती है गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही पॉलिसी नहीं, 2 3 4 पॉलिसी भी एक साथ इंप्लीमेंट की जा सकती है। चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ले, क्या है ना? अरे नहीं भी बोलोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, 8:30 ही हुए अभी। अच्छा समय जल्दी चले जाता, और जो टफ टाइम रहता ना उसको टाइम लगता जाने में, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, 2 ही पेजेस है, ज्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा तो जल्दी छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। पढ़ाओ सर पढ़ाओ। Over past decades, there has been tremendous increase in economic activity which lead to increase in aggregate output and wealth. However, it has not been spread evenly across household. यानी सब household को बराबर opportunity नहीं मिल रही है, इसीलिए unequal distribution of wealth रह गया। The major function of today's government is to offer change in the pattern of distribution, which would lead to equal distribution to all. The distribution responsibility of government arises because income and wealth among the individuals in the society is likely to be unfairly distributed or skewed, and therefore government has to intervene to ensure more desirable and justifiable distribution, equity and fairness. Government क्या बोलती है? सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसा होता क्या सबका साथ सबका विकास? नहीं, कुछ लोगों का विकास होता, कुछ लोगों का नहीं होता। किसी लड़के का नाम विकास है यहाँ पे? नहीं, लास्ट क्लास में था एक लड़का जिसका नाम विकास था। चलिए छोड़ो, समझ में आया क्यों करती है गवर्नमेंट ये सब? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तो इसको रिसोर्स रीअलोकेशन करना पड़ेगा कि नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑल्सो रिलेट्स टू द मैनर इन विच the effective demand over economic goods is divided among various individual and family spending units in the society. लोग, छोटे लोग इंश्योरेंस नहीं करा सकते, इसलिए उनके लिए आयुष्मान स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, मेडिकल इंश्योरेंस। एलपीजी स्कीम दी है, वो लोग उज्ज्वला योजना, जिनके पास सिलेंडर नहीं उनको सिलेंडर अलॉकेट कर रही, सस्ते रेट में खाना अलॉकेट कर रहे हैं, छोटे फार्मर्स को फ्री सीड्स दिए जा रहे, फर्टिलाइजर दिए जा रहे। ये सब क्यों कर रहे हैं? वाई, व्हाट इज द रीजन? बीपीएल कार्ड होल्डर को बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है हमारे कंट्री में। अमीरों के पास बहुत ज्यादा है, गरीब के पास बहुत कम है, इसलिए उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा के उनसे ले लेके गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, प्रैक्टिकली होता क्या? थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों करना पड़ता है? नीड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। डाउट? The distribution functions of the government aims at redistribution of income to achieve equitable distribution of societal output among the household. सबको सोसाइटी का आउटपुट बराबर मिलना चाहिए। Advancing the well-being of those members in the society who suffered from deprivations of different type. इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? सेकेंड वाला, हमारे कंट्री में रिजर्वेशन है, आरक्षण, वो इसी लोगों के लिए है, मतलब जिनको पहले बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया था, आज से काफी साल पहले, तो आज गवर्नमेंट मतलब उसी समय उनको आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया था ताकि वो सेक्टर को भी हम अपलिफ्ट कर सके। प्रोवाइडिंग इक्वलिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप एंड एंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉय मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर आदमी के पास खुद का घर होना चाहिए, रोटी कपड़ा होना चाहिए, हेल्थ केयर सर्विस और एजुकेशन सर्विस का एक्सेस होना चाहिए। अब ये कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। पहला है टैक्सेशन पॉलिसी। हमारे कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स उससे ले लो, और जितनी जिसकी कम इनकम उतना टैक्स कम कर दो, या रादर टैक्स ही मत लगाओ। 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है आजकल, यस और नो। और क्या करते हैं इसके अंदर? सब्सिडी प्रोवाइड करते कई लोगों को गवर्नमेंट, जो गरीब रहते हैं उनको स्कॉलरशिप्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ रिच इज कंबाइंड विद provision of subsidy to the poor household. Proceeds from progressive taxes used for financing public service, especially those that benefit low income household. जैसे आपको बोला, आपने सुना होगा एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दीजिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर अमीर लोगों को बोलते हैं कि अगर आप सब्सिडी छोड़ेंगे तो हम उसके बदले एक गरीब घर में सिलेंडर देंगे। यस और नो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? Proceeds from the progressive taxation, example दिया है, supply of essential food grain at highly subsidized price to BPL household, below poverty line है, उनको subsidized rate के अंदर food grains देना।
एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस एंड प्रेफरेंसेस टू प्रोटेक्ट सर्टन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। रिजर्वेशन रहता कि नहीं रहता कुछ लोगों के लिए, SC ST वगैरह के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत उन पे जुल्म हुए थे। अभी उनको उनके सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया, लेकिन अब अपलिफ्ट हो चुका है, अब काफी हद तक अपलिफ्टमेंट आ चुका है। लेकिन अब हटा सकते क्या? नहीं। अब हर आदमी को रिजर्वेशन चाहिए, सबको चाहिए। मतलब OBC वाले बोलते हमको भी दो, मराठा वाले बोलते हमको भी दो, जैन कम्युनिटी बोलती हमको भी दो, दूसरी कम्युनिटी बोलेंगे हमको भी दो। तो महाराष्ट्र में पता है कितना चला गया रिजर्वेशन? 78%। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और गाइडलाइंस है कि रिजर्वेशन की किसी भी हालत में किसी भी स्टेट में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में कितना चला गया? 70। जब से मराठा बिल पास कर दिया ना उन लोगों ने, 78 चला गया। तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, तो उन्होंने शायद स्टे लगाया, अभी उस पर हियरिंग चालू है कि भैया देना कि नहीं देना। क्या बोल रहे हैं? इनकम बेसिस पे देना चाहिए ना? हाँ देना तो चाहिए, लेकिन अब कैसे करें? अरे भाई जिस आदमी से आप उसकी फैसिलिटी छीन लोगे वो चिल्लाएगा नहीं। एक बार आपने किसी को फैसिलिटी दे दी, अगर आप बोलोगे कि अब मैं छीन लेता हूं, यानी आपने किसी को बोला 1 साल तू कार में जा घूम, और फिर कार में घूमने के बाद उसको बोलते हैं अब तब तू 2 व्हीलर पे घूम या तू साइकिल पे जा, तो वो जाएगा क्या? वो हमारी मांगे पूरी करो, रेल रोको आंदोलन, ये सारे आंदोलन होंगे कि नहीं होंगे? अननेसेसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, टायर जलाए जाएंगे, सब होता कि नहीं होता हमारे इंडिया में? बस वही सब होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें अब। और फिर वोट बैंक भी तो है, वोट मिलते ना, वोट। चलिए जाने दो। रेगुलेशन ऑफ वेलफेयर एंड सेल ऑफ सर्टन प्रोडक्ट टू एंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर। कई चीज़ें गवर्नमेंट कम करती है। कम यानी जैसे आपने सुना होगा ये जो हार्ट में स्टंट डालते हैं एंजियोप्लास्ट होने के लिए, ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए, ये स्टंट का प्राइस गवर्नमेंट ने 7 जो लाखों रुपए डॉक्टर्स चार्ज करते थे उसको 6-7 हज़ार रुपए कर दिया। बीच में ये न्यूज़ आई थी। तो ये क्यों किया भाई? आजकल तो हार्ट प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, तो इलाज सस्ते में हो जाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं हुआ वो चीज़ अलग है, ठीक है। स्पेशल schemes from backward region, for backward region and for the vulnerable section of the society, vulnerable sections of the population. Vulnerable मतलब these are close to threat, यानी इनका कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे vulnerable sections के लिए स्पेशल स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स, अब कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है। इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट ऑफ द egalitarian welfare states provide free and subsidized education, healthcare system, unemployment benefits, pension and other social security measures. In other words, government redistribution policies which interfere with the producer choice or consumer choice are likely to have efficiency cost or deadweight loss. For example, दिया हुआ है, the greater equity can be achieved through high rate of taxes on rich, but high rate of taxes could also act as disincentive to work and discourage people from saving and investment in risk taking. सही बात है। अगर मान लीजिए एक समय हमारे कंट्री में पता है क्या था, 100 रुपए अगर इनकम होती है ना तो 110 टैक्स भरना पड़ता था। सच्ची बोल रहा हूं, टैक्स रेट वॉज 110%। ऐसा था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो बताओ, यानी 100 रुपए कमाऊं और 100 तो दे ही दूं और 10 रुपए और निकाल के दूं, कहां से देगा आदमी? कहां से देगा भैया? तो वो डिस्क्लोज करेगा कि अपनी इनकम, ब्लैक मनी जनरेशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप मान लीजिए आज हमारे कंट्री में 30% टैक्स है कॉर्पोरेट्स को, अगर ये टैक्स बढ़ा के 50% 60% तक गवर्नमेंट ले जाती है कि भैया टैक्स वसूल करो, टैक्स वसूल करो, तो वो लोग क्या करेंगे? जान दो यार, कमा रहे उसमें से 60% तो गवर्नमेंट को देना, तो इससे अच्छा कमाओ ही मत ना, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो कम से कम देना तो नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है? डिस्करेज होता है। कभी भी टैक्सेशन ज्यादा लगाने से हर आदमी काम करने के लिए डिस्करेज होता है। इसलिए गवर्नमेंट को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि भैया इतना टैक्स मांगो कि उसको भी देने में तकलीफ ना हो और हमारा भी काम हो जाए, ठीक है। दिस विल टर्न हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर वो आदमी चुपचाप बैठ जाएगा तो ना प्रोडक्शन करेगा, ना इकोनॉमी ग्रो होगी, ना GDP बढ़ेगा। Consequently, the potential tax revenue may be reduced and scope of government welfare activity would get seriously limited.
As such, the optimal budgetary policy towards and distributional change should reconcile the conflicting goals of efficiency and equity by exercising the appropriate trade-off between them. In other words, redistribution measures should be accomplished with minimal efficiency cost and carefully balance equity and efficiency objective. समझ आया ये? अब एक चीज और बची है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन. स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है? इकोनॉमी की कोई भी चीज हो, चाहे करेंसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो, चाहे फूड ग्रेन स्कैरसिटी हो, हर चीज को स्टेबलाइज करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. कुछ तो भी चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, तो हमको उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है. जैसे रूपी डॉलर की बात चलती रहती, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे उसको स्टेबलाइज करने के लिए. वो बात अलग है, हम बहुत मेजर्स लेते हैं लेकिन वो स्टेबलाइज नहीं होता. According to Keynes, a market economy does not automatically generate full employment and price stability, and therefore government should pursue deliberate stabilization policy. Government को policy लेनी पड़ेगी. तो क्यों government intervene कर रही है वो देखें. Business cycle are natural phenomena. Business cycle क्या होता है? कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है. यस और नो? ऐसा चलता है कि नहीं बिजनेस साइकिल के अंदर? दिवाली वगैरह में बिजनेस बढ़ जाता है, और अभी रेनी सीजन के टाइम पे जनरली शादी का सीजन नहीं, कुछ नहीं, तो बिजनेसेस डाउन रहते हैं थोड़े से. ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है कि ये आर्टिफिशियल है? इट इज नेचुरल फिनोमिना. बिजनेस साइकिल आर नेचुरल फिनोमिना एंड द मार्केट सिस्टम हैज इनहेरेंट टेंडेंसीज टू क्रिएट बिजनेस साइकिल. फॉर एग्जांपल, इन क्लॉथ टेक्सटाइल मार्केट देयर इज ह्यूज डिमांड एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, दिवाली फेस्टिवल सीजन एक्सेट्रा. इन रेस्ट पीरियड देयर इज नॉर्मल डिमांड. अब क्या करना पड़ेगा? ऐसे टाइम पे क्लॉथ वाले क्या करते हैं? अभी खाली टाइम पे सेल लगाते कि नहीं लगाते? और आप लोग फिर सेल दिख रहा है इसलिए जाके हम परचेज करते हैं. तो जब एकदम खाली रहना चाहिए तो सेल के कारण उनका कुछ ना कुछ बिजनेस चलता रहता है. इन एब्सेंस ऑफ appropriate corrective action by government in the instability that occur in the economy in the form of recession, inflation may be prolonged for longer period, causing enormous hardship to people, especially poor section of the society. अगर मान लीजिए रिसेशन आया और रिसेशन और चलता गया, प्रोलॉन्ग्ड हो गया, लंबा हो गया, तो क्या होगा? मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं और रिसेशन चल रहा है, तो मैं एम्प्लॉइज को और हायर करूंगा कि फायर करूंगा? ऑब्वियसली फायर करूंगा. फायर करूंगा तो तकलीफ किसको होंगी? उनको तकलीफ होंगी. भाई मेरे पास तो बहुत पैसे, मेरा तो काम चल जाएगा, लेकिन उनका क्या होगा जो रोज कमाते रोज खर्चा करते हैं? यस और नो? तो पुअर सेक्शन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. इसलिए कोई भी चीज, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे रिसेशन हो, इट शुड नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड, यानी बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए. ठीक है. कंटीजेंट इफेक्ट नाम की एक चीज होती है. द स्टेबिलाईजेशन इश्यू also becomes more complex as in the increased international interdependence causes force of instability to get easily transmitted from one country to another country. अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल. पेपर इंडस्ट्री रहती है जो कागज रिसाइकल करती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है. ठीक है. अब चाइना के अंदर वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कार्बन क्रेडिट उनका वैसे ही कम होता जा रहा है. तो व्हाट चाइना डिड? चाइना ने पेपर मैन्युफैक्चरिंग खुद के कंट्री में बैन कर दिया कि भैया हमारे कंट्री में अब हम पेपर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो बिना पेपर के रह सकते चाइनीज की? क्या पेपर कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा उनको? तो उन्होंने क्या किया? पेपर इंडिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेपर इन चाइना. अब पोल्यूशन कहां हो रहा? इंडिया में. लेकिन हमारे पास कार्बन क्रेडिट बहुत पड़ा है. हमारी जितनी भी पेपर इंडस्ट्री बंद थी, वो सब पेपर इंडस्ट्री 95% तक पेपर इंडस्ट्री चालू हो गई वापस, क्योंकि वो सब चाइना में सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, जोर शोर से चालू हो गए, एक्सपांशन करते जा रहे हैं. किसी दिन चाइना ने अगर इस पे फुल स्टॉप लगा दिया, या चाइना ने बोला आज से हमारे यहाँ पेपर प्रोडक्शन स्टार्ट, तो अपना क्या होगा? बैंड बज जाएंगी, खत्म हो जाएंगी सारी इंडस्ट्री. डिपेंडेंट किस पे? हम बाहर वाली इंडस्ट्री पे. हम खुद की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, हम बाहर वाली इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है. तो इसको बोलते हैं कंटेजियन इफेक्ट, यानी बाहर कोई तो भी पॉलिसी चेंज हो रही है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वहां की गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज किया, उसका इफेक्ट कहां आ गया? इंडिया में.
यूएसए और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर चालू है, यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चालू है, सुना होगा आपने। यूएस चाइना से जो गुड्स यूएसए में जाते हैं उस पर ट्रम्प ड्यूटी बढ़ाते जा रहा है, और यहाँ पे जो चाइना वाले हैं जिनपिंग वो ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं। ट्रेड वॉर चालू है, ठीक है, दोनों तो बड़े नेशन है। अब इंडिया की तो बैंड बच गई इसके अंदर। यूएसए ने क्या किया, 28 गुड्स, नहीं 28 नहीं, शायद उससे ज्यादा है, जो इंडिया से यूएसए जाते हैं उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। अब हुआ क्या, इंडिया से स्टील पाइप्स जाते थे, इंडिया से स्टील पाइप्स बन के जाते थे यूएसए, उस पर ड्यूटी 4% थी। और रॉ स्टील भी अगर लेता है यूएसए इंडिया से, उस पर भी ड्यूटी 4% थी। तो ऑब्वियसली यूएसए वाला क्या करेगा, डायरेक्ट स्टील पाइप ले लो और सीधा सीधा बेच दो। तो यूएसए के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो खाली बैठी थी। अब ट्रम्प को ये पता चला, तो ट्रम्प ने क्या किया, रॉ स्टील के ऊपर 4% ड्यूटी और स्टील पाइप्स के ऊपर 12% ड्यूटी। अब क्या होगा, व्हाट विल द अमेरिकन्स डू, हमारे यहाँ से स्टील पाइप इंपोर्ट करेंगे कि रॉ स्टील इंपोर्ट करेंगे, रॉ स्टील इंपोर्ट करके वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब रॉ स्टील तो उन्होंने खरीद लिया, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या, जो उन पे डिपेंडेंट थी वो तो बंद पड़ जाएंगी, यस और नो। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके अंदर, यूएसए की गवर्नमेंट ने कुछ किया, उसका कंटेजन इफेक्ट कहाँ आया, हमारे पे। हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज्यादा समझा सकती है उनको, ट्रम्प को, मत करो भैया ऐसा, हम गरीब है मर जाएंगे, ऐसा करेंगे क्या, नहीं, हम एक काम करो, उनके जो प्रोडक्ट्स इधर आ रहे हैं ना उस पर ड्यूटी बढ़ा दो, जा। तो हम इंडिया ने पहले तो 2-3-4 महीने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि डर लग रहा था हमको, अमेरिका का डर तो सबको लगता है ना। फिर बाद में मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं भैया बढ़ाना पड़ेगा, और फाइनली उन्होंने 28 प्रोडक्ट्स जो यूएसए से हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस पर ड्यूटी बढ़ा दी। ड्यूटी बढ़ा दी तो अगेन क्या होगा, वहां से इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो उनकी इंडस्ट्री को भी अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, हमारे डिसीजन से उनकी इंडस्ट्री को अफेक्ट होगा। तो अभी जो G20 समिट हुआ था उसमें वो ट्रम्प भाऊ बहुत चिल्ला है इंडिया पे, वो दिखाया नहीं था न्यूज में कि भाई ऐसा मत करो, ड्यूटी हटाओ, हम नहीं बोला भैया पहले तुम हटा दो फिर हम हटा देते, सिंपल सी बात है ना, टेट फॉर टैट। अब देखो हटाते कि नहीं हटाते वो। चलिए आगे चलते, वैसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क अपने को पड़ जाता है, ठीक है। स्कोप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कितना गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी, चलिए देखते हैं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट एंड इनकम, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन, ठीक है। बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट मतलब कितना लोगों से लेना है और कितना लोगों को देना है, कौन से लोग, बाहर वाले, यहाँ वाले नहीं। तो हमारी सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, हमको देना ज्यादा है और लेना कम है, ठीक है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी कितना बढ़ता है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड हैव 2 मेजर कंपोनेंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, एन ओवरऑल इफेक्ट जनरेटेड बाय बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज दैट गवर्नमेंट पुट्स इनटू द इकोनॉमी थ्रू एक्सपेंडिचर एंड द रिसोर्सेज इट टेक्स आउट थ्रू टैक्सेशन एंड चार्जेस बोरोइंग। बराबर है, गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, कि कुछ भी खर्चा कर रहे हैं और इनकम आ ही नहीं रही, या बहुत ज्यादा इनकम आ रही है और खर्चा कम कर रहे हैं, नहीं, इसके बीच में बैलेंस रखते हुए चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, आइदर टैक्सेस और बाय बोरोइंग, आरबीआई से बोरो करती है, कई बार गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है, यस और नो, और खर्चा कहाँ करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं। तो इसके बीच में बैलेंसेस रहना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट जनरेटेड बाय स्पेसिफिक पॉलिसी इट अडॉप्ट। अब मेथड कैसे करती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, थ्रू फॉलोइंग। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता तो आरबीआई है, लेकिन किसके कहने पे, गवर्नमेंट के कहने पे। नोट के ऊपर लिखा रहता ना, नोट के ऊपर क्या लिखा रहता, आई प्रॉमिस टू पे देयर सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, नीचे रहती है आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर, लेकिन एक लाइन और लिखी रहती है, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर है, तो गारंटी कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के हिसाब से नोट बनाने पड़ेंगे कि नहीं। It is a singular objective of controlling the size of money supply and interest rate in the economy, which in turn would affect consumption, investment and prices. क्या मनी सप्लाई में चेंज करने से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। आपने सीआरआर और एसएलआर के बारे में सुना होगा, उससे मनी सप्लाई रेगुलेट की जाती है, इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से रेगुलेट किए जाते हैं। ये सब चीजें वैसे हम पढ़ने वाले हैं, अब डिटेल में बाद में बताऊंगा जब आएगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है टू डायरेक्ट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बाय मींस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन डिसीजंस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है कि कम होती है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कुछ खर्चा करती है इकोनॉमी में तो उससे डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कब करना चाहिए, इन्फ्लेशन के समय करना चाहिए कि रिसेशन के समय करना चाहिए। ऑलरेडी इकोनॉमी में रिसेशन है, पहले ही तकलीफ है, तो एक काम करो अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट करो, तो उससे क्या होगा, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे मार्केट में और जो रिसेशन है वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन की तरफ आ जाएगा। और ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है और गवर्नमेंट बोलती है हम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेगा। आई बात समझ में। टैक्स पॉलिसी क्या होता है, पहले मान लीजिए 30% टैक्स था और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, ह्यूज इन्फ्लेशन। ह्यूज इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, बराबर है, इसलिए इन्फ्लेशन चल रहा है। अब एक काम करो, लोगों के हाथ की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दो। डिस्पोजेबल इनकम कम कैसे करेंगे, पर्सनल टैक्सेशन बढ़ा दो, यानी पहले 100 कमाता था 20 लेते थे, डिस्पोजेबल इनकम 80 बचती, तो अब एक काम करो 20 का 40 कर दो टैक्स। 100 कमा रहा है 40 हम ले लेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम कितनी बचेंगी 60। तो अब लग्जरियस एक्सपेंडिचर करेगा क्या वो, नहीं, इनकम कम हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग रिसेशन, अब वही लिखा हुआ जो मैंने बोला अभी, ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर और कट्स डाउन टैक्सेस। देखिए रिसेशन के समय यानी लोगों के हाथ में पैसा कम है, उनको खर्चा करने के लिए बोलना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद का एक्सपेंडिचर स्टार्ट करती है। खुद के एक्सपेंडिचर से क्या होगा, पब्लिक में पैसा जाएगा, प्लस एक काम और कर सकती है, टैक्सेस कम कर दो। टैक्सेस कम करने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएंगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा। रिसेशन में वही चाहिए, एक्सपेंडिचर ज्यादा करे लोग, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है। During recession, the government increases both its expenditure or cuts down taxes and adopts a combination of both, so that aggregate demand is boosted up with more money put into the hands of the people. On the other hand, to control inflation, government cuts down its expenditure or raises the taxes. Fourth point समझ में आया क्या, हाँ कि ना। इसके बाद the nature of budget, surplus और deficit। अच्छा चलो एक सवाल बिना देखे बताओ, इकोनॉमी में रिसेशन है, इकोनॉमी में रिसेशन है, तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मैं आपसे पूछता हूं, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है और आपको बजट पेश करना है, आप सरप्लस बजट पेश करोगे कि डेफिसिट बजट पेश करोगे। इकोनॉमी में रिसेशन है, रिसेशन मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन, आपको कौन सा बजट पेश करना चाहिए, सरप्लस बजट की डेफिसिट, क्यों, डेफिसिट का मतलब क्या, टैक्सेस कम एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो रिसेशन में गवर्नमेंट को करना क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है ना, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, टैक्स कम करेंगे, तो बजट सरप्लस बनेगा कि डेफिसिट बनेगा, डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन के अंदर उल्टा, सरप्लस बजट बनाओ, खर्चा कम करो, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करो, हाँ कि ना, वही लिखा हुआ है। The nature of budget, surplus or deficit, also has important implication on a country's economic activity. While deficit budget are expected to stimulate economic activity, surplus budget are thought to slow down the economic activity. The challenge before any government is to how to design budgetary policy so that the pursuit of one goal does not jeopardize other. मतलब एक के कारण दूसरा नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं ना। हम लोग मेडिसिन खाते हैं, एलोपैथी मेडिसिन, तो उससे क्या होता है, एक चीज तो ठीक करती है लेकिन दूसरी चीज गड़बड़ करती है, साइड इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं। इसका मतलब वो ये कि अगर एक चीज हम ठीक करने जा रहे हैं तो दूसरी चीज कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट को ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है, इस हिसाब से बजटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है। इस यूनिट